प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आपका जीवन उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर हो। आप सदैव स्वस्थ रहे, अपने परिजनों के साथ स्वस्थ एवं प्रसन्न रहे। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सातवाहन वंश के दूसरे वीडियो के तहत उनकी प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। इस प्रथम ही स्लाइड में मैंने सातवाहन साम्राज्य कहाँ कहाँ था उसका एक मानचित्र में एक ड्राफ्ट इंसर्ट किया है, जिससे जानने में हमें ये सुविधा होगी कि सातवाहन साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। हम देखते हैं सातवाहनों की राजनीतिक व्यवस्था को। सातवाहन शासक प्रजावत्सल थे। शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक ही था। राजा अपनी देवी उत्पत्ति में विश्वास करता था, जैसा कि नासिक लेख में हमें मिलता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी की तुलना कई देवताओं से की गई है। सातवाहन शासक बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे, जैसे राजन, राजराज, महाराज, और शकों का अनुसरण करते हुए उन्होंने स्वामी जैसी उपाधियां भी धारण की थी। राजाओं के नाम मातृ प्रधान थे। राजाओं के नाम से पहले उनकी माँ का नाम जोड़ा जाता था, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी उसकी माँ का नाम था। वाशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी, यज्ञ श्री सातकर्णी। इस प्रकार इनकी माँ का नाम सबसे इनके नाम से पहले जोड़ा जाता था। शासन वंशानुगत था और उत्तराधिकार राजा का पुत्र ही होता था। और कभी कभी राजा के पुत्र के अवयस्क होने पर उसके भाई को भी शासनाधिकार दे दिए जाते थे। भाई नहीं होने पर उसके अवयस्क पुत्रों की संरक्षिका के रूप में हमें रानियों का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें नागानिका जो कि सातकर्णी प्रथम की रानी थी, गौतमी बलश्री जो कि गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता थी, इन्होंने प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। राजा की सहायता करने के लिए अमात्य नामक अधिकारियों का एक सामान्य वर्ग होता था। जैसे आजकल IAS होते हैं शासन कार्य में सहयोग देने के लिए, वैसे ही यह अमात्य नामक वर्ग हुआ करता था। जो अमात्य शासन करने के लिए सम्राट की सेवा में राजधानी में ही नियुक्त रहते थे, उन्हें राजामात्य कहा जाता था। महासेनापति नामक एक उच्च अधिकारी का भी हमें उल्लेख प्राप्त होता है, परंतु उसके कार्य क्या थे इस संबंध में हमें अभिलेखों से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है। ऐसा लगता है कि शायद कुछ सेनापति साम्राज्य के बाह्यवर्ती प्रदेशों की देखरेख के लिए नियुक्त होते थे तथा कुछ केंद्रीय शासन के विभागों की देखरेख किया करते थे। रज्जुक नामक अधिकारी होता था, जो कि राजस्व विभाग का प्रधान होता था। पनीयगरक नामक अधिकारी नगरों में जलपूर्ति का अधिकारी था। बंडागारिक कोषाध्यक्ष था। कर्मांतिक भवनों के निर्माण की देखरेख करने वाला अधिकारी था। इसके अलावा सेनापति था, जो कि सेना की एक टुकड़ी का नायकत्व करता था। इन अधिकारियों के उल्लेख हमें केंद्रीय शासन के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। प्रशासन को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से या शासन की सुविधा की दृष्टि से अनेक राज्य को अनेक भागों में बांटा गया था, जिसे आहार कहा गया था। आहार के अंतर्गत कई निगम व गांव होते थे। गोवर्धन, सोपारा, मामल आदि आहारों के विषय में हमें
जानकारी प्राप्त होती है। प्रत्येक आहार का शासन एक अमात्य द्वारा चलाया जाता था। इन आहारों के शासन संचालन के लिए सामंतों की नियुक्ति भी की जाती थी। कार्ले तथा कन्हेरी के लेखों में हमें महारथी तथा महाबोध जैसे नाम मिलते हैं। शायद ये बड़े बड़े सामंत थे जिन्हें अपने अपने क्षेत्रों में सिक्के ढालने और भूमिदान देने का अधिकार प्राप्त था। ये दोनों जो अधिकार है, सिक्के ढालने का और भूमिदान देने का, ये दोनों अधिकार अमात्यों को प्राप्त नहीं होते थे। आहार से नीचे की इकाई नगर हुआ करती थी। नगरों का शासन निगम सभा के द्वारा चलाया जाता था। सातवान अभिलेखों में हमें बड़ौच, शोपारा, कल्याण, पैठन, गोवर्धन, धान्यकटक आदि नगरों के नाम मिलते हैं। इन नगरों में से कुछ प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र भी थे। निगम सभा में स्थानीय जनता के प्रतिनिधि रहते थे। ऐसा लगता है कि गांवों तथा इन निगमों को शासन संचालन में पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त होती थी। नगर से नीचे की इकाई ग्राम हुआ करती थी। ग्राम का अध्यक्ष ग्रामिक होता था, जो कि ग्राम शासन के लिए उत्तरदायी था। सातवां शासक हाल द्वारा रचित गाथा सप्तशती में हमें ग्रामिक या ग्रामणी का उल्लेख मिलता है। ग्रामणी के अधिकार में 5 से 10 तक गांव होते थे। कुछ लेखों में गहपति शब्द मिलता है। यह संभवतः कुछ किसान परिवारों के प्रमुख के लिए प्रयुक्त होता था। गांवों को भी अपने शासन में, अपने दैनिक शासन में स्वतंत्रता या स्वायत्तता प्राप्त होती थी। नासिक प्रशस्ति से हमें सातवानों के शासन पर कुछ जानकारी प्राप्त होती है। हमें यह ज्ञात होता है कि सातवान शासक आदर्श शासक थे। उनके शासन का उद्देश्य जन कल्याण था। वह प्रजा के सुख दुख को अपना सुख दुख समझते थे। स्मृति ग्रंथों में विहित नियमों के अनुसार ही अपनी प्रजा पर कर लगाते थे। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सातवाहन शासन जो है दया और उदारता से परिपूर्ण था और एक प्रकार से मौर्यों की शासन व्यवस्था का सातवाहनों ने अनुकरण किया था। नासिक प्रशस्ति में गौतमीपुत्र के बारे में हमें उल्लेख मिलता है कि वह एक आदर्श शासक था। वह दूसरों को अभयदान देने के लिए सदा तैयार रहता था। अपराधी शत्रु को मारने में भी उसकी रुचि नहीं थी। इस प्रकार सातवाहन शासन का प्रमुख उद्देश्य जनता का कल्याण था। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों तथा श्रमणों को भूमिदान में देने की प्रथा प्रारंभ की। हमने देखा कि नागानिका के नानाघाट अभिलेख में हमें भूमिदान देने का प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। इससे पहले हमें भूमिदान देने का कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार दान में दी गई भूमि सभी करों से मुक्त होती थी। कालांतर में इसी भूमिदान की प्रथा या भूमि अनुदानों ने सामंतवाद के विकास में योगदान दिया। इससे केंद्रीय नियंत्रण में एक प्रकार से शिथिलता प्राप्त हुई। हमने देखा सातवाहन शासकों ने न केवल ब्राह्मणों, बौद्ध भिक्षुओं वरन बौद्ध संघों को भी उन्होंने उदारता से भूमिदान दी। तो एक प्रकार से हमारे सामने सातवाहन शासन व्यवस्था का यह संक्षिप्त जानकारी हमें बताती है कि लगभग 3 शताब्दियों तक दक्षिण की राजनीति में सातवाहन सक्रिय रहे
और उनके शासनकाल में राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में दक्षिण भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की। इनकी शासन व्यवस्था का आदर्श प्रजा कल्याण था और एक प्रकार से मौर्य शासकों के शासनादर्श पर ही इन्होंने अपने शासन का संगठन किया। राजा अपनी देवी उत्पत्ति में विश्वास करता था। राजा को शासन में सहायता देने के लिए अमात्य, राजामात्य, महासेनापति, रज्जुक, भांडागारिक, कर्मांतिक, पनीयगरक, सेनापति इत्यादि विभिन्न उच्च पदाधिकारी होते थे, जिनकी सहायता से राजा जो है अपने शासन का सुचारू रूप से संचालन करता था। मगर शासक जो है एक प्रकार से शासन कार्य में सर्वोच्च होता था, इसके आदेश ही कानून होते थे। ये अधिकारी एक प्रकार से हम कहें राजा के सलाहकार मात्र थे। इनकी कोई भी सलाह राजा के ऊपर बाध्यकारी नहीं थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सातवान राजाओं ने अपने नाम के पहले अपनी माताओं के नाम का प्रयोग किया। एक प्रकार से स्त्रियों की सम्मानजनक स्थिति का ये द्योतक है, मगर फिर भी उत्तराधिकार जो है वो पुरुष वर्ग तक ही सीमित था और वंशानुगत होता था। राजा की मृत्यु के बाद यदि उसका पुत्र अवयस्क होता था तो कभी कभी छोटे भाई को राज्य दे दिया जाता था। जैसे शिवमुख के बाद कृष्ण को राजा बनाया गया और उसके बाद उसके पुत्र सातकर्णी को राजा बनाया गया। कभी कभी राजा के पुत्रों के अवयस्क होने पर उनकी माताएं या रानियां, जिन्हें अपन कहें, वो संरक्षिका के रूप में कार्य करने का हमें उल्लेख प्राप्त होती है। केंद्रीय शासन आहारों में बटा था। आहार में आयुक्त और महारथी या महाभोज नामक अधिकारी शासन करते थे। इन आहारों के नीचे कई ग्राम होते थे, कई नगर होते थे। नगर का शासन नगर सभा द्वारा या एक प्रकार से हम कहें निगम सभा द्वारा चलाया जाता था। इनमें से कई निगम उस समय प्रसिद्ध व्यापारिक और बंदरगाह थे, जैसे बड़ौद, सोपारा, कल्याण, पैठन, गोवर्धन इत्यादि। नगर से नीचे ग्राम होते थे। ग्राम का शासन ग्रामणी के द्वारा चलाया जाता था। तो इस प्रकार इन निगमों, ग्रामों और आहारों को अपने स्थानीय स्वशासन में काफ़ी स्वायत्ता सातवान शासकों द्वारा दी गई थी। तो इस प्रकार ये संक्षेप में हमने एक प्रकार से सातवान शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की है। जय हिंद।